हेलो लर्नर्स, कुमार क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से देश जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन की तरफ गया था। और इसमें हम बहुत कुछ इस टॉपिक में हम बहुत कुछ जो है स्टडी करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इन February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1990. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि फरवरी 1922 के समय पर महात्मा गांधी ने जब ये निश्चय कर लिया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे, तो इसमें अधिकतर जो लोगों का ये मानना था, या कह सकते हैं कि उनको जो महात्मा गांधी थे उनको ये लगा कि ये जो मूवमेंट जो है ये बहुत सारी जगहों पर जो है वायलेंट हो चुका है, संघर्ष में बदल चुका है, और ये संघर्ष जो है खूनी संघर्ष होने लगा है और बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगा है। और बहुत सारे जो सत्याग्रहीज हैं उनको पहले ट्रेंड करने की ज़रूरत जो है उन्हें महसूस हुई, और इसीलिए कि बड़ा स्ट्रगल जो है तभी हो सकता है जब ये प्रॉपरली ट्रेंड हो सत्याग्रही। इसीलिए उन्होंने जो है इस मूवमेंट को वापस लेने का सोचा था, और इसलिए उन्होंने वापस ले भी लिया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लीडर्स थे, वो बड़े स्ट्रगल जो बड़े बड़े संघर्ष मूवमेंट थे, ठीक है, उनसे ना थक से गए थे, और वो चाहते थे कि वो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनमें वो साझेदार हों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग सेटअप हुए थे। उनको ये भी लग रहा था, ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर्स थे उनको ये भी लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपोज करने का ब्रिटिश पॉलिसीज़ को विद इन द काउंसिल। वहाँ पर हम उनके लिए आर्ग्यू भी कर सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए, और अपनी बातों को मनवाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं इन काउंसिल्स के सामने, जहाँ और जो कि ये काउंसिल्स जो हैं अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं, डेमोक्रेटिक से वर्क नहीं करती हैं, तो वहाँ पर हम इनके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक स्वराज पार्टी को फॉर्म कर लिया था, जिससे कि वो रिटर्न कर सके काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन यंगर लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जितने भी थे, ये और भी ज़्यादा रेडिकल मास एजिटेशन के बारे में चाह रहे थे कि बड़े पैमाने पर जो आंदोलन हो, ऐसा ये चाह रहे थे, और जिससे कि हम फुल इंडिपेंडेंस की जो है मांग कर सकें, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर सकें। इन सच अ सिचुएशन ऑफ internal debate and dissensions, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें आगे के बारे में कि आगे क्या हुआ उसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में जो इंटरनल डिबेट्स कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है इंटरनल डिबेट्स बड़े पैमाने पर होने लगी थी, और इसके साथ साथ
बड़े पैमाने पर तो डिसेंशन भी देखने को मिली, जो कि जिसमें दो फैक्टर्स हमारे सामने आए जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर देने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया था लेट 1920s में। एक तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट इफेक्ट था वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1920 के दशक के बाद में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन होने लगा था, और उस कंडीशन में जो एग्रीकल्चर प्राइस थे, जो कृषि पदार्थों की जो कीमतें थी, वो लगातार घटती चली जा रही थी और 1926 तक ही घटती गई। लेकिन 1930 के बाद जो एग्रीकल्चर था सिस्टम था, ये पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। जो हमारी एग्रीकल्चर थी दुनिया भर की, वो एग्रीकल्चर जो है कोलैप्स कर गई, मैंने नष्ट हो गई, भ्रष्ट कह सकते हैं, एक तरह से तबाह हो गई। एज द डिमांड, और उन्होंने किया कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड घटती चली जा रही थी, उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी लगातार घट रहे थे और पीजेंट्स को बड़ा ही मुश्किल हो रही थी, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अपनी फसलों को मार्केट में बेचने के लिए, और जिससे कि वो अपनी रेवेन्यू को पे कर सकें। और बाय 1930s तक और लगभग 1930 के समय तक अगर बात करें, पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में, हमारे पूरे देश के जो अलग अलग हिस्से थे, ठीक है, वहाँ पर स्थिति जो है और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, भयानक हो चुकी थी। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member, they were all Britishes. जो देखो, एक तो उन्होंने कह दिया कि उसमें बड़े पैमाने पर जो है ग्रेट डिप्रेशन हो चुका था पूरी दुनिया भर में, एक जो फैक्टर था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और दूसरा था साइमन कमीशन का इंडिया में आना। अब जो टोरी गवर्नमेंट बता रहे हैं, उसमें वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे टोरी होंगे, और टोरी गवर्नमेंट में जो है एक स्टैचुटरी कमीशन को जो है सेटअप किया गया था सर जॉन साइमन के अंडर में। और इसका जो मेन, इसको जो सेटअप किया गया था, वो इस बात को ध्यान रखते हुए कि वो रिस्पांस दे कि नेशनल मूवमेंट, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, उनका क्या इफेक्ट हुआ है, उनके जो फंक्शनिंग चल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें, और किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था इंडिया का उस समय पर, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उस फंक्शनिंग को देखने के लिए साइमन कमीशन को सेटअप किया गया था, और जिससे कि वो जो भी चेंजेस करने हैं उनको सजेस्ट कर सकें। उसमें प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि इस कमीशन के अंदर, जो साइमन कमीशन जो बनाया गया था, वहाँ पर इस कमीशन के अंदर एक भारतीय मेंबर भी नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan, "Go back Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstrations in an effort to win them over. The Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. The radical within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. अब देखो, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें बताया कि जब साइमन कमीशन इंडिया में है तो तब क्या हुआ। साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 के आसपास आया, और उनका स्वागत जो है बड़े अच्छी तरीके से किया गया गो बैक साइमन नारे के साथ, यानी कि उनको यहाँ से वापस जाने के लिए जो है लोग ग्रीट कर रहे थे उनको। सारी पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग, सभी ने ही इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर जो है पार्टिसिपेट किया था, और इस एफर्ट में इन एफर्ट टू विन देम ओवर, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन और भी ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए जो उसमें वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक बग ऑफर जो है डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया का जो है दिया था, जिसमें अनस्पेसिफाइड फ्यूचर की बात थी इंडिया के, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जिसमें डिस्कशन हो सके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी बात करने के लिए उन्होंने जो है लीडर्स को बुला लिया था। लेकिन इस सब कुछ ने, ये जो ऑफर दिया लॉर्ड इरविन के द्वारा
डोमिनेंट स्टेटस का इंडिया के लिए, इससे जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रेडिकल्स थे जिनको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वो ज़्यादा इससे असर्टिव हो गए। द लिबरल्स एंड द मॉडरेट्स who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence. But the celebration attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया कि जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये रेडिकल लीडर्स थे, लेकिन उस समय पर जो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का एक फ्रेमवर्क जो है ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर जो है प्रपोज किया, ठीक है, लेकिन जो धीरे धीरे जो है अपना अस्तित्व खोते चला गया, उसका इन्फ्लुएंस जो है धीरे धीरे कम होते चला गया। और दिसंबर 1929 के आसपास जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है रखी भारत के लिए। और ये डिक्लेयर हुआ इसी मीटिंग में कि हर साल 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर हो गया कि हम इस दिन पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और लोग इसमें जो है प्लेज लेंगे कि वो अब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था इसने बहुत ही कम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, खींचा था। सो इसलिए महात्मा गांधी ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे कि वो इस फ्रीडम के आइडिया को लोगों की एवरीडे लाइफ तक एक कंक्रीट इश्यूज़ के रूप में दिखाकर उसको अपने साथ उन लोगों को अपने साथ रख सके। तो ये सब चीज़ जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल रही थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। चलो इस पैराग्राफ को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। महात्मा गांधी फाउंड इन salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes from industrialists to peasants. The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The most staggering of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. अब ये जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने साल्ट मार्च के साथ तो शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देखा कि जो नमक है ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली सिंबल है, प्रतीक है, जिससे लोगों की एकता, लोगों जो भारत में जो राष्ट्र है इसमें लोगों को आपस में हम एक दूसरे के साथ जोड़कर रख सकते हैं। इसलिए जनवरी 31, 1930 में उन्होंने जो उसमें वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, उनके पास 11 डिमांड्स के साथ एक लेटर जो है सेंड किया था। इसमें कुछ डिमांड जो थी वो जनरल इंटरेस्ट की थी, सामान्य मांगे थी, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जो कि डिफरेंट क्लासेस से रिलेटेड थी, इंडस्ट्रीज से लेकर पीजेंट्स तक की। जो आइडिया था इसमें डिमांड अलग तरह के लोगों के लिए रखने का, उसके पीछे यही था कि वो हर क्लास, जो इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, इसके अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग क्लासेस के जो लोग हैं उनको इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको एक दूसरे के साथ लाया जा सके एक यूनाइटेड कैंपेन के लिए, एक संयुक्त कैंपेन चलाने के लिए, उन सबको साथ लाने के लिए ये अलग तरह की डिमांड महात्मा गांधी द्वारा रखी गई। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो थी सॉल्ट टैक्स को लेकर, कि भाई सॉल्ट टैक्स को कैसे भी जो है हटा दिया जाए। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी उस समय पर, या किसी भी समय की हम बात करें, सॉल्ट एक मात्र ऐसी चीज़
सॉल्ट एक ऐसी चीज़ में से एक है जिसको चाहे रिच हो चाहे पुअर हो सभी इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है हमारे फूड आइटम का भी। और इस पे अगर इसके पर बात होगी तो इससे महात्मा गांधी का ये मानना था, ये सोचना था कि अगर सॉल्ट टैक्स पर अगर बात की जाए तो सॉल्ट टैक्स को अगर रिमूव करना है तो इससे सोसाइटी का हर एक सेगमेंट बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएगा उनके साथ में। और इसीलिए उन्होंने जो है जो टैक्स था सॉल्ट के ऊपर लगा हुआ, ठीक है, उसको हटाने की बात की थी, और जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इसके प्रोडक्शन के ऊपर उसको भी वहाँ से रिमूव करने की बात की थी। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि इसमें जो आम व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल पर्सनस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी जो है परमिशन दी जाए नमक जो है बनाने के लिए। और महात्मा गांधी ने बताया कि ये बहुत ही ऑप्रेसिव तरीका है, ऑप्रेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर। ये हमारे नमक को हमें बनाने का ही परमिशन नहीं था, और इस पर इन्होंने टैक्स इतने लगा रखे हैं। आगे देखो क्या होता है। महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। Irvin was unwilling to negotiate. So Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarati coastal town of Dandi. The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and argued them to peacefully defy the British. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. अब ये देखो, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बता रहा है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सॉल्ट मूवमेंट जो है शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपने लेटर में एक तरह से अल्टीमेटम दिया था, वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी डिमांड को 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किया जाता, पूरा नहीं किया जाता है, तो वो जो है बड़े पैमाने पर सिविल, जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़े पैमाने पर सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है उस समय पर शुरू हो जाएगा। इरविन जो है किसी भी कीमत पर अब जो है निगोशिएट करना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी निगोशिएट करने की। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना फेमस साल्ट मार्च जो है शुरू किया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। जो उनको फॉलो करने वाले जो लोग थे उनमें से अपने 78 ट्रस्टेड जो पर्सन थे उनके साथ उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया। और ये जो मार्च था लगभग 240 मील का था, गांधी जी के आश्रम साबरमती से गुजरात का जो टाउन था दांडी वहाँ तक। और जो उनके वॉलंटियर्स थे वो लगभग 24 डेज तक लगातार ट्रैवल करते रहे, चलते रहे, और हर रोज़ वो लगभग 10 मील की दूरी तय करते थे। और बहुत जहाँ पर वो रुकते थे, महात्मा गांधी जी जहाँ रुकते थे वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है आते थे उनकी बातों को सुनने के लिए। और महात्मा गांधी जो है उनसे को बताते थे कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है और किस तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों की बातों को डिफाई कर सकते हैं, उनको उससे अगेंस्ट बोल सकते हैं। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जो हैं दांडी पहुंच गए थे और वहाँ पर उन्होंने नमक बनाकर, समुद्र का पानी गर्म करके वहाँ पर उन्होंने नमक बनाया और इस तरीके से उन्होंने जो लॉ था उस लॉ को तोड़ दिया था। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पीपल वर नाउ आस्क्ड not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 and 22, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of the government salt factories. As the movement spread, foreign cloths was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. Village officials resigned, and in many places, forest people violated forest laws, going into reserved forest to collect wood and graze cattle. अब देखो, जब महात्मा गांधी ने उस लॉ को ब्रेक कर दिया तो इसके साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो है शुरुआत हो गई। अब ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से डिफरेंट था, अलग था, और
पीपल जो है ऐसा लगातार पूछ भी रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ लोगों ने जो है रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स के साथ, जो कि उन्होंने किया था 1920 में। उससे कितना डिफरेंट ये मूवमेंट था उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, कॉपरेशन तो अभी नहीं दे रहे थे ये लोग, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अब बहुत सारे कॉलोनियल लॉज, जो अंग्रेजों के रूल्स बने हुए थे बहुत सारे, उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया था। और इंडिया के अलग पार्ट्स में जो बहुत सारे पार्ट्स थे वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो है लोगों ने जो है क्या किया, सॉल्ट लॉ को प्रोग किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नमक बनाया और डेमोन्स्ट्रेशन किया गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने उस समय पर। और ये जो मूवमेंट था धीरे धीरे जो है आगे और भी फैलता चला गया। सॉरी, फॉरेन क्लॉथ को जो है अब बायकॉट होने लगा था। जो लिकर शॉप्स थे उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करने लोगों ने शुरू कर दी थी, उनके रास्ते बंद कर दिए। पीजेंट्स ने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्सेस को उन्होंने देना बंद कर दिया। और जो विलेज में ऑफिशियल थे उन्होंने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया। और बहुत सारी जगह पर जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना शुरू कर दिया। वो अब रिजर्व फॉरेस्ट में भी जाने लगे वुड को कलेक्ट करने के लिए और कैटल के लिए ग्रेस को कलेक्ट करने के लिए। तो ये बड़े पैमाने पर अब उस समय पर देखने को मिलने लगा था। बरीड बाय द डेवलपमेंट्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. This lead to violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolize British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peacefully, satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। जब ये सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद इफेक्ट क्या देखने को मिला। बहुत जगह पर डेवलपमेंट्स होते उससे चिंतित होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर को वन बाय वन जो है अरेस्ट करना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जगह जगह पर वायलेंट क्लैशेस जो है देखने को मिलने लगे थे। जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि एक कांग्रेस लीडर थे और उसके साथ महात्मा गांधी के एक डिवोटी भी थे, ये डिसिपल थे, उनके आदर्श मानते थे महात्मा गांधी को, इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। तो इसको देखते हुए क्राउड जो है जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने बड़े पैमाने पर पेशावर की जो गलियां थी, जो रास्ते थे, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर उन्होंने फेस किया आर्मर्ड कार्स को और पुलिस फायरिंग को। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और लगभग उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस समय पर शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट पर जो है हमला कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया उन्होंने, लॉ कोर्ट्स और जो रेलवे स्टेशन थे उन पर जो है बड़े पैमाने पर उन्होंने डैमेज किया। और वो जितने भी सिंबल्स जो कि ब्रिटिश रूल को जो है डेडिकेटेड थे या जो रिप्रेजेंट करते थे, उन सभी स्ट्रक्चर्स को में उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और इस चीज़ से घबरा कर या कह सकते हैं इस चीज़ का रिस्पॉन्स देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन को जो है अपना लिया, ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी को अपनाया। जो ऐसे सत्याग्रही जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उन पर हमला किया गया ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। वुमेन्स और चिल्ड्रंस को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उसमें पर गिरफ्तार कर लिया गया। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931. By this Gandhi-Irwin pact, Gandhiji consented to participate in a round table conference. The Congress had boycotted the first. इसको पहले राउंड टेबल जो था इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो मना कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी जो एग्री किया उसमें उन्होंने इसके लिए सहमति दी थी। In London, and the government agreed to release the political prisoners. In the summer 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he returned disappointed. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal
and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and the boycotts. With great apprehensions of Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but by 1934 it has lost its momentum. अब देखो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जब देखा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उन्होंने अपने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने की बात की और उन्होंने लॉर्ड एवेन के साथ 5 मार्च 1931 को जो है एक समझौता कर लिया। गांधी एवेन तख्त इसका नाम था और इसमें गांधी जी ने अपनी सहमति दी कि वो पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पहले जो कांग्रेस लीडर्स जिन्होंने बायकॉट किया था जो कि लंदन में थी उस मीटिंग का, उसकी में जो है महात्मा गांधी ने जो है एवेन के साथ जो है सहमति दे दी कि हाँ वो अभी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और गवर्नमेंट एग्री हो गई इस बात की इसके बाद कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जिन लोगों को कैद किया गया उन सबको जो है आज़ाद कर देगी। दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है लंदन गए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन वहाँ पर नेगोशिएशन प्रॉपर नहीं हुआ। इस वजह से महात्मा गांधी जो है डिसअपॉइंटेड होकर वापस भारत आ गए। निराशा उनके हाथ लगी इसलिए वो निराश होकर वापस आ गए। जब वो भारत आए उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट एक नए तरीके का जो है रिप्रेशन का तरीका अपना रखा है, वो नए तरीके से लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। गफ्फार खान और जो जवाहरलाल नेहरू थे इनको दोनों को ही जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत सारी सीरीज ऑफ मेजर्स जो हैं इम्पोज किए गए हैं, ठीक है, जिससे कि मीटिंग्स ना कर सकें लोग, डेमोन्स्ट्रेशन ना कर सकें और बायकॉट्स ना कर सकें। और इसके बड़े पैमाने पर ये जो अप्रहेंशंस देखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 1 साल के बाद ये मूवमेंट 1 साल तक मूवमेंट ये कंटिन्यू रहा। उसके बाद इस मूवमेंट ने 1934 में अपना मूवमेंट खो दिया। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें ये चीज़ इफेक्टिव देखने को मिला। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब आपको पर्सनली दे दूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।